हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का टारगेट बैच में। जो मैंने आज सुबह आपको क्लास उपलब्ध कराई थी उसमें मैंने आपको बोला था कि संसद से संबंधित अनुच्छेद और उच्चतम न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद मैं आपको इस क्लास के माध्यम से शाम को उपलब्ध कराऊंगा, तो आपके लिए क्लास लेकर आया हूँ। ठीक है, इसमें देखो अनुच्छेद 79 क्या है, संसद के गठन की चर्चा करता है। संसद का गठन, ठीक है, अनुच्छेद 79 है संसद का गठन। ठीक है, सारे अनुच्छेद देखो महत्वपूर्ण नहीं है, जो जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बताता रहूंगा। संसद के 3 अंग मैं आपको पिछले आज की क्लास में समझा चुका हूँ। देखो, राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 यानी कि राज्यसभा का गठन। अनुच्छेद 81 क्या है, लोकसभा का गठन। ठीक है, लोकसभा अनुच्छेद 81 में है, राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है। ये मैं आपको पिछली क्लास में समझा चुका हूँ। ठीक है, अनुच्छेद 82 क्या कहता है, परिसीमन की। अनुच्छेद 82 परिसीमन की चर्चा करता है, मतलब प्रत्येक जनगणना के पश्चात सीटों का क्या होगा, परिसीमन होगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 82 चर्चा करता है, लेकिन वर्तमान में जो परिसीमन हुआ है वो 1971 की जनगणना के अनुसार हुआ है। ठीक है, और 2026 में अगला परिसीमन होना है जो 2001 की जनगणना के अनुसार होना है। तो 2002 में जो परिसीमन हुआ था 1971 की जनगणना के अनुसार हुआ था, ये 84वां संविधान संशोधन था। ठीक है, 84वां संविधान संशोधन था, 2002 में हुआ था। ठीक है, लास्ट परिसीमन, और 1971 की जो जनगणना है उसके आधार पर ये हुआ था। यहां तक आप लोग समझ गए। अगला देखो, अगला जो आपके लिए इसमें महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 85। ठीक है, अनुच्छेद 85 सारे नहीं पढ़ने, सारे बिल्कुल पढ़ने ही नहीं है। ठीक है, सारे बिल्कुल भी नहीं पढ़ने आपने। जो मैं आपको अंडरलाइन करा रहा हूँ वही आपने पढ़ना है। इसका पीडीएफ आप लोगों को मैं दे दूंगा। ठीक है, ये सारे अनुच्छेद हैं। तो अनुच्छेद 85 क्या बोलता है, संसद के सत्र, सत्र आहूत करना मतलब सत्र बुलाना, सत्रावसान यानी कि सत्र समाप्त करना, और विघटन यानी कि लोकसभा के विघटन की यहाँ पर चर्चा हो रही है। ठीक है, विघटन किसका होगा, लोकसभा का। ठीक है, तो और यहीं पर साथ ही एक स्थगन भी होता है, स्थगन, स्थगित करना। देखो, संसद का सत्र बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति सबको बोलेंगे आओ आओ फटाफट आओ, सब लोग यहाँ पर बैठो, बातचीत करनी है, कई सारे मुद्दे हैं इन पर डिस्कस करना है, राष्ट्रपति सबको बुलाएंगे। ठीक है, उसके पश्चात जब सारी डिस्कस होगी राष्ट्रपति बोलेंगे जाओ यहाँ से, अब कोई जरूरत नहीं है, आप लोग अपने घर जाओ। तो जब बुलाएंगे तो उसको बोलते हैं सत्र आहूत करना। जब वापस भेज देंगे उनको चाय पानी पिला के तो उसको बोलते हैं सत्र सत्रावसान। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सत्रावसान। विघटन क्या होता है, जब केंद्र में जैसे अभी माना प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अभी माना केंद्र में जो कार्यपालिका है यानी कि प्रधानमंत्री हैं, और वो क्या होते हैं, बहुमत प्राप्त दल के नेता होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, बहुमत प्राप्त दल के नेता होते हैं। यदि उनका बहुमत नहीं रहेगा तो वर्तमान में जो बहुमत के लिए न्यूनतम सदस्य हैं वो 273 सीटें होनी चाहिए। न्यूनतम सीटें 273 अभी होनी चाहिए। यदि 273 से कम हो जाती हैं, बहुमत से नीचे आ जाता है, तो प्रधानमंत्री क्या करेंगे, मंत्रिमंडल से एक प्रस्ताव पारित करा के राष्ट्रपति को दे देंगे। ठीक है, और राष्ट्रपति फिर लोकसभा को विघटित कर देंगे, यानी कि लोकसभा के विघटन की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है, अनुच्छेद 85 में। तो देखो, अनुच्छेद 85 में सत्र आहूत कौन करेंगे, राष्ट्रपति, मतलब बुलाएंगे, भले ही टाइप कोई और करेगा, केवल राष्ट्रपति के साइन से वो जारी होगा। और वापस कौन भेजेंगे घर को, राष्ट्रपति, जिसे हम सत्रावसान बोलते हैं। लोकसभा का विघटन कौन करेंगे, राष्ट्रपति, अनुच्छेद 85 में। लेकिन यदि कोई सदस्य संसद में हंगामा करता है, ठीक है, बहस नहीं करता है सही तरीके से, मतलब दुर्व्यवहार करता है, अच्छा उचित व्यवहार नहीं करता है, शालीनता के साथ नहीं रहता है, शोर शराबा करता है, अनुशासनहीनता दिखाता है, तब कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए कार्यवाही स्थगित करने का अधिकार किसको है, लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, संबंधित सदन के अध्यक्ष को। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति उसकी कार्यवाही को स्थगित कर सकते हैं। अनुच्छेद 85 में प्रावधान है। देखो, अनुच्छेद 86 क्या बोलता है, प्रत्येक वर्ष जब भी बजट सत्र होगा, बजट सत्र क्योंकि सबसे पहले होता है, साल भर में 3 सत्र होते हैं। पहला बजट सत्र होता है जो कि सबसे बड़ा सत्र होता है, मानसून सत्र होता है बीच में, ठीक है, और उसके बाद होता है शीतकालीन सत्र। और 2 सत्रों के बीच 6 महीने का समय कम से कम, अधिक से अधिक हो सकता है। ठीक है, मतलब न्यूनतम 2-3 महीने जितना भी हो, लेकिन अधिकतम 6 महीना हो सकता है। 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 6 महीने में सत्र आयोजित होना ही होना है। तो ध्यान रखिएगा, जो बजट सत्र होता है, बजट सत्र में जो पहली बैठक होती है, ठीक है, बजट सत्र की पहली बैठक में राष्ट्रपति जब संबोधित करते हैं तो उसको अभिभाषण बोलते हैं उनका। यानी कि बजट सत्र के पहले, प्रत्येक वर्ष में बजट सत्र के पहले
जो बैठक होती है उसको संबोधित करते हैं राष्ट्रपति, वो क्या होता है उनका अभिभाषण। लेकिन उनका विशेष अभिभाषण क्या है 87 में, जब कोई भी लोकसभा का चुनाव होता है और नई नई लोकसभा बनती है, ठीक है, नई लोकसभा बनती है, तो उसके पश्चात जब पहला सदन होता है, नई लोकसभा माना जैसे इस बार नई लोकसभा कब बनेगी, मई 2024 में, और उसके बाद यदि मानसून सत्र होता है जुलाई में, तो जुलाई में जो पहली बैठक होगी, ठीक है, उससे पहले दोनों सत्रों को जब संबोधित करेंगे राष्ट्रपति, वो क्या होता है विशेष अभिभाषण। मतलब विशेष अभिभाषण क्या है, जब नई लोकसभा गठित हो रही है, और खाली अभिभाषण, सिंपल अभिभाषण क्या है, प्रत्येक वर्ष बजट सत्र की पहली बैठक, ठीक है, वो क्या होता है नॉर्मल अभिभाषण। अगला देखो अनुच्छेद 87, आपने ध्यान रखना है, सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। तो महान्यायवादी हम आपको बता चुके हैं, महान्यायवादी आर्टिकल 76 में इसकी नियुक्ति होती है, ठीक है, सदन में बैठता है, सदन में भाग लेता है, ठीक है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता, कार्यवाही में हिस्सा लेगा लेकिन मतदान नहीं करेगा क्योंकि इसका सदस्य नहीं है सदन का, ठीक है। अगला देखो 89 है, सभापति और उपसभापति, यानी राज्यसभा में एक सभापति होगा, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद मैंने आपको पहले सुबह लिखा रखा, ठीक है, उष श मतलब 64, 64 अनुच्छेद था, ठीक है, और उपसभापति 89 में, जबकि 93 इसके पश्चात जो महत्वपूर्ण है वो है 93 है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है। तो एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, जो लोकसभा के सदस्य हैं उन्हीं में से इन दोनों को चुना जाता है। अनुच्छेद कौन सा है 93। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो लोकसभा की बैठकों को नियंत्रित करता है, ठीक है, लोकसभा की बैठकों को नियंत्रित करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। ये प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, जो भी मैं बातें आपको बता रहा हूं ये प्रश्न पहले पूछे गए हैं। कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्धारण कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। साथ ही देखो गणपूर्ति यदि न हो, यानी कि कुल सदस्य संख्या के 1/10 यदि सदस्य उपस्थित न हो तो अध्यक्ष कार्यवाही को रोक देते हैं। साथ ही जो दोनों सत्रों का दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। और साथ ही यदि कोई अध्यक्ष अनुशासन यदि कोई सदस्य अनुशासनहीनता दिखाता है या लगातार 60 दिनों तक बिना अनुमति के अनुपस्थित रहता है, तो लोकसभा अध्यक्ष उसकी जो सदस्यता है उसको रद्द कर देते हैं। तो ये लोकसभा अध्यक्ष की कुछ पावर हैं, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। ऐसे ही देखो राज्यसभा में सभापति थे, सर्वे सर्वा है उसके, दोनों अध्यक्ष हो या सभापति हो केवल निर्णायक मत ये देते हैं, ठीक है, निर्णायक मत ये देते हैं। यदि कोई विधेयक बराबर पर अटक गया तब इनका मत यहाँ पर लाया जाता है। वैसे ये वोट नहीं करते हैं, न लोकसभा अध्यक्ष वोट करते हैं, न ही उपराष्ट्रपति यानी कि सभापति वोट करते हैं। बिल्कुल सभापति वोट नहीं करते हैं और लोकसभा अध्यक्ष वोट नहीं करते। लेकिन यदि किसी विधेयक पर मत बराबर आ गए तब उस परिस्थिति में ये दोनों अपना निर्णायक मत देते हैं, ठीक है, जिस तरफ ये देंगे उस तरफ मामला पलट जाएगा। अगला देखो संसद का सचिवालय है, अनुच्छेद 98, पूछा जा सकता है आपसे कभी संसद सचिवालय, ठीक है। सदस्यता के लिए निरर्हताएं, मतलब संसद की सदस्यता के लिए निरर्हताएं क्या है, ये अनुच्छेद 102 है। ये अभी हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा गया था। बाकी देखो इसमें से अन्य कोई ऐसे आते नहीं है अनुच्छेद। अनुच्छेद 107 है जो महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 107 है, ठीक है। अनुच्छेद 107 क्या बोलता है, 107 में है विधेयक के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कोई विधेयक है, कोई प्रस्ताव तैयार किया गया, ठीक है, कोई प्रस्ताव तैयार हुआ, इसको मतलब इसकी रूपरेखा तैयार होगी, कोई कानून बनना है, इसकी रूपरेखा तैयार हुई, इसे क्या बोलते हैं, प्रस्ताव या मसौदा, ठीक है। मसौदा किसको देंगे, संबंधित मंत्री को, माना कानून से संबंधित तो कानून मंत्री को, गृह से संबंधित तो गृह मंत्री को, ठीक है, तो संबंधित मंत्री को देंगे। मंत्री इस मसौदे को संसद में लाने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, जब मंत्री इस मसौदे को संसद में लाएंगे तो क्या बोलेंगे, इसको पुनः स्थापन, ठीक है। तब जैसे ही ये संसद में आगे क्या हो जाएगा, ये विधेयक हो जाएगा। इस विधेयक में जिस सदन में ये लाया जाएगा, भले ही लोकसभा में लाया जाए या राज्यसभा में लाया जाए, जिस भी सदन में ये लाया जाएगा वहां पर इसमें पारित होगा, फिर दूसरे सदन में पारित होगा, तब राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर करेंगे, उसके साथ ही क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा, ठीक है। तो विधेयकों का पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध किसमें, अनुच्छेद 107 में। अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन की चर्चा करता है, दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन।
जो कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ठीक है, दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये एक ऐसी परिस्थिति है जब दोनों सदनों में किसी विधेयक पर मतभेद हो जाए, यानी कि विधेयक पारित ही न हो, तब क्या होगा? संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए भी केवल 3 परिस्थितियां होनी चाहिए कि संयुक्त अधिवेशन केवल 3 परिस्थितियों में आ सकता है। नंबर 1 परिस्थिति, एक सदन से कानून पारित हो गया और दूसरा सदन उसको पारित ना करे। एक सदन से पारित हो गया लेकिन दूसरा सदन 6 माह से अधिक के लिए रोक दे। ठीक है, और तीसरी परिस्थिति क्या है? एक सदन द्वारा दिया गया सुझाव दूसरा सदन मानने से इनकार कर दे। देखो, एक ने पारित किया, दूसरे ने पारित नहीं किया। एक ने पारित किया, दूसरे ने 6 माह इसको रोक दिया। और एक ने सुझाव दिया लेकिन दूसरे ने उसको मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो तब इन 3 परिस्थितियों में ही केवल क्या आ सकता है? संयुक्त अधिवेशन हो सकता है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं, जबकि इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं और अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन, धन विधेयक, ठीक है, धन विधेयक प्लस महाभियोग, इन प्रक्रियाओं के लिए कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। ठीक है, क्योंकि संयुक्त अधिवेशन में देखो लोकसभा के ज्यादा सदस्य और लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल ही क्या होता है? लोकसभा में प्रधान होता है। ठीक है, तो इसलिए उनका संख्या बल अधिक होने से कोई भी मैटर आसानी से पारित हो सकता है। इसलिए संविधान संशोधन अधिनियम या फिर धन विधेयक हो या फिर महाभियोग हो, इनके संबंध में ये नहीं लाया जाता है, संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता। ठीक है, ये 3 परिस्थितियां जब संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। अगला देखो, अनुच्छेद 10 बोलता है धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक क्या है? अनुच्छेद 10 में दिया गया, जबकि धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया अनुच्छेद 9 में है। तो अनुच्छेद 10 पहले आप समझिए क्या इसमें क्या है? परिभाषा है। ठीक है, संचित निधि से पारित होने वाला जो विधेयक है धन विधेयक कहलाता है। मतलब जो भारत की संचित निधि पर असर करेगा, धन विधेयक कहलाएगा। ठीक है, धन विधेयक, आप लोग केवल इतना ध्यान रखोगे धन विधेयक 110 में है, बस इतना ही आपसे पूछा जाएगा। बाकी लिखने के लिए आपको मेंस में बिल्कुल अभी देना नहीं है, तो आप केवल इतना ध्यान रखिए कि धन विधेयक किस में? 110 में है। लेकिन 109 में इसके संबंध में कुछ विशेष प्रावधान है। जो धन विधेयक केवल लोकसभा से शुरू हो सकता है। ठीक है, लोकसभा से शुरू होगा धन विधेयक। ठीक है, लोकसभा से शुरू होगा और राज्यसभा इसको 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकती। लोकसभा से शुरू होगा, राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा इसको 14 दिन तक रोक सकती है, उसके ज्यादा नहीं रोक सकते। ठीक है, और यदि राज्यसभा कोई सुझाव देती है तो लोकसभा उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। और कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। और साथ ही धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के पश्चात लोकसभा में आता है, इसीलिए इसको राष्ट्रपति के पास पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जाता है। चारों कंडीशन आपने ध्यान रखना। देखो, लोकसभा से शुरू होगा, राज्यसभा इसको रोक नहीं सकती 14 दिन से ज्यादा। ठीक है, यदि कोई विचार देती है राज्यसभा तो उसको लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्धारण कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। और पुनर्विचार के राष्ट्रपति के पास वापस नहीं भेजा जाता है, क्योंकि स्वयं राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात ही धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? अब देखो, अनुच्छेद 111 विधेयक पर अनुमति, हमने वीटो शक्ति देखी थी राष्ट्रपति की, वही ये अनुच्छेद है। ठीक है, अनुच्छेद 112 क्या बोलता है? वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम क्या बोलते हैं? बजट। जिसको हम क्या बोलते हैं? बजट। तो बजट का प्रावधान किसमें? अनुच्छेद 112 में। ठीक है, बजट के रूप में नहीं है, जबकि इसको क्या बोलते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण। मतलब साल भर में कितनी आय होगी, कितना व्यय होगा, ये सब चीजें किसमें आती हैं? बजट में आती हैं। अगला जो महत्वपूर्ण आपके लिए अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक। ठीक है, अनुच्छेद 114 क्या है? विनियोग विधेयक। ठीक है, विनियोग विधेयक क्या होता है? प्राक्कलन जो अनुच्छेद 113 है, ठीक है, इसमें बजट में मतलब जो घोषणाएं की गई उनमें कुल कितना खर्च आएगा, इस खर्च के लिए एक अनुमान लगाया जाता है अनुच्छेद 113 में, जो प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया है। ठीक है, अब इसमें से धन, ये तो बजट हो गया, बजट यहां पर हमने बोल दिया कि ये बजट है। ठीक है, यहां पर फिर अनुमान लगाए, इसके अनुसार अब धन भी तो निकालना ना, जितना हमने बोला कि व्यय होना है तो धन भी तो निकलेगा उतना, तो धन कहां से निकलेगा? विनियोग विधेयक से। तो ध्यान रखिएगा, धन विधेयक 110 में है,
वार्षिक वित्तीय विवरण 112 में, जिसको हम बोलते हैं बजट 112 में, विनियोग विधेयक 114 में है, ठीक है। अतिरिक्त अनुदान यदि होते हैं तो 115 में, लेखानुदान 116 में, और वित्त विधेयक किस में 117 में। ध्यान रखिएगा, वित्त विधेयक किस में 117 में, ठीक है। वित्त विधेयक 117 में अति महत्वपूर्ण है, ये सारे आपने ध्यान रखने हैं। तो इसमें जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं आपके लिए, देखो अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन, धन विधेयक की परिभाषा 110, वार्षिक वित्तीय विवरण 112, विनियोग विधेयक 114, ठीक है, और 117 वित्त विधेयक। ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, आपने यहाँ पर ध्यान रखने हैं। साथ ही संसद में जो भाषा प्रयोग की जाएगी, अनुच्छेद 120 है, ये आपने ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 123 क्या है, अध्यादेश, ठीक है। अनुच्छेद 123 ये भी आपने ध्यान रखना है। अनुच्छेद 123 क्या है, अध्यादेश है। अध्यादेश क्या होता है, शॉर्ट में समझिए, दो सदनों के बीच में अधिकतम 6 माह का समय होता है। यदि इस अवधि में कोई कानून पास करना हो या फिर कुछ ऐसा कोई नियम लाना हो, कुछ भी करना हो, ठीक है, कोई विधेयक पारित करवाना हो, तो उसमें राष्ट्रपति सीधा साइन कर देते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति उसमें सीधा साइन करते हैं। लेकिन जैसे ही फिर सत्र चलता है, तो सत्र चलने के 42 दिन के भीतर उसको पारित कराना होता है, और अधिकतम ये 6 माह के लिए जारी हो सकते हैं, ठीक है। यदि 6 माह तक सदन नहीं चलता है और सदन चलने के बाद 42 दिन तक इसको पारित नहीं कराया जाता, तो ये अध्यादेश स्वयं ही रद्द हो जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अध्यादेश क्या होता है, मतलब कोई ऐसी परिस्थिति हो जब संसद का सत्र न चल रहा हो, तब मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति अस्थायी कानून एक बना देते हैं, जिसे अध्यादेश कहते हैं, ठीक है। अध्यादेश राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकते हैं। अधिकतम 6 माह का होता है इसका समय, ठीक है। यदि सत्र प्रारंभ हो जाए, मतलब सत्र प्रारंभ नहीं हुआ तब तक 6 माह तक का, लेकिन जैसे माना एक ही महीने में सत्र शुरू हो गया, तो इसके ठीक 42 दिन यानी कि 6 सप्ताह के भीतर इसको पारित हो जाना चाहिए। यदि नहीं होता है तो फिर ये शून्य माना जाता है, ठीक है। तो ये हैं संसद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। देखो पुनः मैं आपको रिपीट करता हूं कौन कौन से आपने पढ़ने हैं। अनुच्छेद 79 है संसद का गठन, 80 में है राज्यसभा की संरचना, 81 में है लोकसभा, परिसीमन 82 में, ठीक है। 85 में राष्ट्रपति सत्र आहूत करेंगे, सत्रावसान करेंगे, लोकसभा का विघटन करेंगे, और स्थगित लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा, ठीक है। और राज्यसभा की कौन करेगा, राज्यसभा के सभापति, ठीक है। 86 में देखो अभिभाषण, 87 में विशेष अभिभाषण, 88 में महान्यायवादी के अधिकार, 89 में राज्यसभा तथा सभापति और उपसभापति, और 93 में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय, अनुच्छेद 102 है संसद सदस्यता के लिए निरर्हताएं, ठीक है। 108 है संयुक्त बैठक, अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष, जबकि बैठक कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति। 109 है धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया, 109 भी छोड़ो, 110 ध्यान रखो, धन विधेयक की परिभाषा, 112 है वित्तीय विधेयक, 114 है विनियोग विधेयक, 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध, ठीक है। और साथ ही 118 अभी कल हम पढ़ेंगे, संसदीय समितियां इसमें आती हैं। 120 है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, और 123 क्या है, अध्यादेश, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखो उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय जो कि भाग 5 का ही हिस्सा है। अनुच्छेद 124 क्या बोलता है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, ठीक है। उच्चतम न्यायालय का गठन 124 में है। इसी के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग भी है, आयोग के कार्य, संसद की कानून बनाने की शक्ति, ठीक है। ये सब किस में है, अनुच्छेद 124 में, ठीक है। तो अनुच्छेद 124 ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट, इन्हें आप रहने दो, ये कोई मतलब का नहीं है आपका, ठीक है। आप इन्हें रहने दो, आप केवल इतना ध्यान रखो, सुप्रीम कोर्ट का गठन किस में, अनुच्छेद 124 में, ठीक है। और इसी के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के चीफ का गठन, चीफ की नियुक्ति, और सुप्रीम कोर्ट के जजों पर महाभियोग की प्रक्रिया सब किस में, 124 में ही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो 125 है न्यायाधीशों के वेतन, महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, एक अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 129 काफी महत्वपूर्ण है, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अभिलेख न्यायालय क्या होता है, ये कोई पुरातात्विक साक्ष्य वाला अभिलेख नहीं है। अभिलेख न्यायालय से आशय यह है, सुप्रीम कोर्ट यदि किसी चीज पर डिसीजन देता है, तो वह स्वयं में क्या होता है, एक कानून होता है। वो स्वयं में क्या है, एक कानून है। सुप्रीम कोर्ट यदि किसी भी चीज के संबंध में डिसीजन देता है, तो क्या है, स्वयं में एक कानून है, ठीक है। जैसे आप केशवानंद भारतीवाद पढ़ते हैं, या फिर आप गोलकनाथवाद पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं हम इनको, क्यों, क्योंकि अपने आप में एक कानून है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा माना है कि ये उचित है, और हमारे देश में संविधान का रक्षक कौन है, सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट कोई भी
जजमेंट देता है तो अपने आप में क्या है, वो कानून है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय माना गया। हाई कोर्ट भी अभिलेख न्यायालय, लेकिन जब राज्य में पढ़ेंगे तब उसको देखेंगे, है ना। अनुच्छेद 130 है, देखो उच्चतम न्यायालय का स्थान। तो स्थान कहीं पर भी हो सकता है, दिल्ली में है, लेकिन यदि मुख्य न्यायाधीश चाहें तो इसकी खंडपीठ दूसरे शहर में भी खोल सकते हैं, ठीक है। वर्तमान में हमारा सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, लेकिन इसकी खंडपीठ दूसरी जगह पर भी खोली जा सकती है। अनुच्छेद 131 क्या बोलता है, इसकी आरंभिक अधिकारिता, उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता, ठीक है। इसमें कैसे मुकदमे आते हैं, केंद्र और राज्य के विवाद, यदि केंद्र सरकार का राज्य सरकार के साथ कोई विवाद हो तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा। दो राज्यों का विवाद हो तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा। अब दो राज्यों में हाई कोर्ट तो देख ही नहीं सकता ना, क्योंकि दो राज्यों का विवाद है और हाई कोर्ट एक राज्य के लिए होता है, ठीक है। तो दो राज्यों का विवाद हो तो कौन देखेगा, सुप्रीम कोर्ट। केंद्र और राज्य का विवाद हो तो कौन देखेगा, सुप्रीम कोर्ट। यदि केंद्र और दो या दो से अधिक राज्यों का विवाद हो जाए, केंद्र के साथ एक और केंद्र और दूसरी ओर कुछ राज्य हों, उनका विवाद हो जाए, तब भी कौन देखेगा, सुप्रीम कोर्ट। किस में आता है, अनुच्छेद 131 में, ठीक है। अनुच्छेद 132 देखो महत्वपूर्ण नहीं है इतना, इसमें जो अतिरिक्त जो अन्य महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 137 इसमें होना चाहिए, अनुच्छेद 137, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन, यह है न्यायिक पुनरावलोकन होगा, ठीक है। अनुच्छेद 137 क्या हो जाएगा, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है, माना सुप्रीम कोर्ट ने किसी केस में कोई डिसीजन दिया और बाद में उसको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं वो डिसीजन क्या हो गया, गलत हो गया है, तो सुप्रीम कोर्ट उस निर्णय की पुनः समीक्षा कर सकता है, पुनः उसको देख सकता है, उसको परिवर्तित कर सकता है, ठीक है। तो न्यायिक पुनरावलोकन, और उसके पश्चात होता है देखो कुछ रिट जारी करने की शक्ति। अब हमने एक रिट पढ़ी थी 32 में, 32 में केवल 5 रिटें जारी हो रही थी, लेकिन मूल अधिकारों के अलावा, मूल अधिकारों के हनन के अलावा यदि अन्य कोई रिट जारी होती है तो वो 139 में होती है, ठीक है। बाकी देखो अनुच्छेद 141 में क्या है, अनुच्छेद 141 बोलता है उच्चतम न्यायालय यदि कोई भी निर्णय देता है तो वो सभी न्यायालय, सभी अधिकारी, मतलब पूरे देश में वो क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति उसे नहीं मानता है तो क्या माना जाएगा, वो क्या माना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है, ठीक है, अवमानना समझा जाएगा उसको, न्यायालय की अवमानना उसको समझा जाएगा। मतलब यदि कोई भी निर्णय या आदेश सुप्रीम कोर्ट देता है तो क्या हो जाएगा, वो सब पर बाध्यकारी हो जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 143 महत्वपूर्ण है, जिसमें उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। राष्ट्रपति परामर्श ले सकते हैं, लेकिन मानने के लिए उसको बाध्य नहीं है। तो बस इतने ही अनुच्छेद आपको मैंने समझाने थे, ठीक है। ये देखो, ये अनुच्छेद आपने केवल इतना ध्यान रखना, आपने ऐसे याद रखना है इनको। उच्चतम न्यायालय फिर से एक बार हम देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन अनुच्छेद 124 में है, ठीक है। अनुच्छेद 100 तदर्थ न्यायाधीश होते हैं ना, अनुच्छेद 127 में आपको समझा दूं, कई सारे बच्चों को समझ में ना आए। तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं, माना सुप्रीम कोर्ट में यदि कार्य बढ़ जाए, बहुत सारा कार्य हो जाए, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में 33 न्यायाधीश प्लस एक मुख्य न्यायाधीश यानी कि 34 पद हैं। यदि यहाँ पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, अन्य न्यायाधीशों की जरूरत पड़ जाए, माना 10 और चाहिए, तो ये क्या करेंगे, राज्यों से अनुरोध करके वहां से 10 न्यायाधीश कहाँ ले लेंगे, सुप्रीम कोर्ट ले लेंगे, ठीक है, जिन्हें तदर्थ न्यायाधीश, मतलब तदर्थ नियुक्ति होती है कुछ समय के लिए। यदि चीफ जस्टिस नहीं है तो उनके स्थान पर किसी एक जज को क्या कर दिया जाता है, मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है, तो क्या बोलते हैं, वो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपए होता है, जबकि अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000 रुपए होता है। अनुच्छेद 125 में हो गया, ठीक है। यदि कार्य ज्यादा है तो फिर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी उसमें बुलाया जा सकता है। अभिलेख न्यायालय में आपको समझा चुका हूं, तो महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है देखो, अनुच्छेद 124 है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 129 है, अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान। अनुच्छेद 131 आरंभिक अधिकारिता। फिर 32 से 34 तक क्या है, अपीलीय क्षेत्राधिकार, ठीक है, अपीलीय क्षेत्राधिकार। ये उच्चतम न्यायालयों से अपील है, सिविल विषयों से संबंधित अपीलें और दांडिक विषयों से संबंधित अपीलें। सिविल मामले क्या होते हैं, जैसे भूमि संबंधी विवाद है, विवाह संबंधी विवाद है, ठीक है, जैसे किसी का तलाक इत्यादि होता है, किसी की जमीन संबंधी लड़ाई है, धन संबंधी लड़ाई है, ठीक है, बैंकिंग मामले हैं, किसी ने लोन लिया, लोन नहीं चुका पाया, ठीक है। तो इस तरह के जो मामले होते हैं वो सिविल मामले कहलाते हैं। दांडिक मामले क्या होते हैं, किसी ने किसको थप्पड़ मार दिया, गाली गलौज करके चला गया,
लड़ाई झगड़ा कर दिया, मारपीट कर दी, ठीक है, चोरी कर दी कहीं पर, फर्जी कुछ कर दिया, फर्जी डिग्री लगा के नौकरी ले ली, वो सब क्या होते हैं, दांडिक मामले, मतलब क्रिमिनल केस, जहां पर दंड दिया जाता है। क्रिमिनल केस किसको बोलते हैं, जहां पर कोई ना कोई सजा का प्रावधान होता है। लेकिन जो सिविल मामले होते हैं उनमें सजा का प्रावधान नहीं होता, उनमें डिक्री जारी की जाती है, ठीक है। डिक्री जारी करने के साथ ही मतलब डिक्री उसमें लागू होती है, जो निर्णय होता है। लेकिन जो क्रिमिनल मामले होते हैं वहां पर सजा दी जाती है। माना कोई किसी के साथ मारपीट करेगा तो 2 महीने की सजा, 3 महीने की सजा, 1 साल की सजा। किसी ने किसी की हत्या कर दी तो आजीवन कारावास की सजा या फिर फांसी की सजा। ये सब किस में आते हैं, दांडिक मामलों में। तो देखो 134 क्या बोलता है, फौजदारी अपील। 133 क्या बोलता है, दीवानी या फिर सिविल अपील, ठीक है। सिविल को ही हिंदी में दीवानी बोलते हैं, दीवानी या सिविल अपील। और 132 क्या बोलता है, उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय से जो अपील की जाएगी वो 132 में, ठीक है। 137 है देखो न्यायिक पुनरावलोकन, मैं आपको बता चुका हूं। 139 है रिट, ठीक है, रिट जो अनुच्छेद 32 है उसके अलावा जो रिटें जारी की जाएंगी 139 के तहत। और अनुच्छेद 141 क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगा वो सब क्या है, बाध्यकारी होंगे सभी लोगों पर समान रूप से। और 143 क्या है, राष्ट्रपति की परामर्श लेने की शक्ति, लेकिन राष्ट्रपति इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। बस आपने इतना ही ध्यान रखना है। बाकी देखो 148 में किसकी नियुक्ति होती है, कैग की, ठीक है, CAG, यानी कि जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। 148 से लेकर 151 तक का कैग आते हैं। तो उनके बारे में इतना ही ध्यान रखो कि 148 अनुच्छेद में कैग है, बस। बाकी ठीक है, बाकी कोई इतना सवाल आएगा नहीं आपका, क्योंकि आप 12th लेवल के एग्जाम में बैठ रहे हैं तो इससे ज्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा। बाकी अगली क्लास में हम कल देखेंगे राज्य सरकार, और यदि हो सकेगा तो उससे संबंधित अनुच्छेद भी उसी क्लास में कर लेंगे, ठीक है। कंप्लीट कल हमारा राज्य सरकार हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। साथ ही संसदीय समितियां हम उसमें चर्चा कर लेंगे। तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।